कुछ पॉइंट्स थे जैसे आचार्य प्रशांत के ही ऊपर एक तो वो वाली जो वीडियो थी ना जिसपे हमने एक दूसरे पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया हुआ है कि शादी में कबीरदास के दोहे नहीं बजे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। कुछ है ना। और फिर उस पे कुछ ऐसा बात हुआ था कि यार कबीरदास के दोहे बजेंगे तो वो तो मैयत टाइप ही लगेगा, है ना। तो देखने में सही भी लग रहा है। लेकिन इस पे मैं एग्री इसलिए नहीं करूंगा ना सागर, क्योंकि आचार्य प्रशांत को हम इस वे से मैं खुद आचार्य प्रशांत को क्रिटिसाइज करता हूँ, मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं काफी। लेकिन आचार्य प्रशांत एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि उनको इतना सीधे सीधे हम इतनी छोटी सी चीज पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आचार्य प्रशांत जैसा बंदा ये बात बोल रहा है ना कि कबीर के दोहे बजने चाहिए मैं तभी जाऊंगा, तो आप उसको इतना लिटरली नहीं ले सकते कि अच्छा ये बोल दिया तो ऐसा नहीं। हाँ, कुछ वो हिडन अब मैसेज। हाँ, नहीं, हिडन मैसेज की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी छोड़ देते हैं। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हम बोल रहे हैं कि मजा आता है हनी सिंह के गानों में और हिप हॉप में, तो हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि ये भी तो एक पैटर्न है ना जो हम देखते आए हैं तो हमें मजा भी उसी चीज में आता है। जैसे अभी गाड़ी का भी जो ट्रेंड होता है वो गाड़ी हमें पसंद आती है ना। आज से 20 साल पुरानी गाड़ी बताएंगे तो आपको नहीं पसंद आएगी। और रही बात भजन गाने पे, और ये तो इसको तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मीराबाई तो कृष्ण कृष्ण गा के ही बहुत खुश रहती थी, है ना। ऐसा नहीं हाँ। था कि वो मैयत या वैसा फील करती थी। चैतन्य महाप्रभु रोड पे नाचते रहते थे कृष्णा कृष्णा बोल के, हम्म। है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कबीरदास के दोहे सुन के हम इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। ये तो बहुत सब्जेक्टिव है मतलब। और आचार्य प्रशांत क्या दिखाना चाह रहे हैं, मतलब ये मेरा वो है, मैंने ऐसा समझा कि जिस इंजॉयमेंट की हम बात करते हैं ना ये बहुत शॉर्ट टर्म है। जैसे क्लब में जाके दारू पी लिया, है ना। कोई ऐसा डांस जो उसी डांस पे इंजॉय करना होता है, ऐसा रूल सेट है ना। और हमें बचपन से हम देखते आए हैं तो हमें मजा करना ही है उस पे। तो वो बहुत छोटा है, बहुत छोटे टाइम के लिए है। तुरंत उस पॉडकास्ट में एक और बात हुआ था कि इन्हीं चीजों में तो मजा आता है, छोटी चीजों में, है ना। ये सब कर दिया आता है, नो डाउट आता है। लेकिन वो मजा होता कितने देर के लिए है, आप ये भी देखो, बहुत शॉर्ट टर्म होता है। आचार्य प्रसाद जिस मजे की बात करते हैं, अगेन मैं उनका ना सपोर्टर हूँ ना फॉलोअर हूँ, मैं बार बार क्लियरिफाई करूंगा इस चीज को। लेकिन वो जो एक आनंद की बात करते हैं ना, एक बड़े काम की बात करते हैं। अब बड़े काम को लेके वो क्या बोलते हैं ये चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई है, बट मेरे लिए बड़ा काम ये होता है कि हर बंदे का अपना बड़ा काम होता है। मतलब ऐसा कुछ बड़ा छोटा है नहीं, आपका कुछ अपना बड़ा काम होगा, अर्पित भाई का कुछ अपना होगा, मेरा कुछ अलग होगा। तो वो अलग है। लेकिन उनको ऐसे स्ट्रेट अवे हम इस चीज पे नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, क्योंकि वो भी एक पॉइंट है उनकी बात में। कबीरदास के दोहे बजने चाहिए किसी सम्मेलन में, से पॉइंट है। क्योंकि उनका शायद ये मानना है कि ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जो इस पे भी इंजॉय करे, क्योंकि इंजॉय तो करते हैं लोग कबीरदास के दोहे पे। ऐसा नहीं है कि सब दुखी होते हैं। नहीं, पता है पॉइंट क्या था उस हाँ, बात को कहने का? बेसिकली पॉइंट ये था कि जहां पर एक बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि भाई जो टिपिकल जो भी गाने बजते हैं बारातों में, शादियों में, वो उस पर एग्री हैं और वो उसमें एंजॉय कर रहे हैं। अब एक पर्सन है, उसका कहना है कि भाई जब तक मेरे टेस्ट का गाना वहां नहीं बजाओगे, ये सब गाने बजाओगे, तो मैं उस जगह पर नहीं आऊंगा। तो ये वाली बात है कि मतलब आप, मतलब इससे क्या दर्शाना चाह रहे हो, और या फिर क्या मतलब आप इतने रिजिड हो? ये तो मतलब ऐसा हो गया ना, जैसे मान लो कि मैं हूं, मतलब मेरे को कोई, मेरी किसी भी धर्म में कोई आस्था नहीं है। लेकिन अब जैसे कई बार क्या होता है कि अब हम समाज के बीच में ही रह रहे हैं, और मान लीजिए दुर्गा पूजा हो रही है या गणेश चतुर्थी है, अब लोग, अब नीचे सोसाइटीज हैं, वहां पे लोगों ने इनवाइट करा हुआ है कि भाई आप लोग भी आओ, इसमें शिरकत करो। अब मैं ये कहने लगूं कि भाई मैं तो नास्तिक हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ वहां पे? मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, कि यहाँ वहां तो पर अगर कोई बॉलीवुड। भी, हाँ, कि वहां पर अगर कोई मेरे को पूजा पाठ होता हुआ दिखेगा तो भाई मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो ये ना बड़ा, मतलब आप खुद समझो कि ये स्टेटमेंट कैसी है। ये मतलब एक ऐसी है कि तुम साले गधे हो और मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ। हाँ, पता है ये। राइट मुझे राइट। ना हर बात पे ना ये एस्पेक्ट दिखता है कि वो डिनोट करते हैं हर एक एक्टिविटी को ऊंचा या नीचा से, कि ये ऊंची चीज है। अगर कबीर के दोहे लगेंगे तो ये एक ऊंची चीज होगी एक शादी में, और कहीं आप गाने चला रहे हो तो तुम तो बेवकूफ हो। मुझे एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाइक झलकता है की बातों से। तुम्हें भी लगता राइट। है? तो हाँ, तो इसमें ना, हाँ सही, मैं एग्री हूँ, अर्पित भाई ने जो बोला ना उस बात से कम्प्लीटली एग्री हूँ कि लोगों को ये बोलना कि तुम बेवकूफ हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम क्या ही, हाँ, तुम हाइयर ये हर प्लेजर बात तुम्हें पे कहाँ मिल है, रहा पता है ये। है हाँ, ना। तुम हाइयर प्लेजर लोग हाइयर कबीरदास पर्पस के दोहे सुन देखो। के। लेकिन वही है, क्रिटिसाइज तो मैं अभी भी करूंगा आचार्य प्रसाद को इस बात पे भी, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं क्रिटिसाइज कर पाऊंगा मैं उन्हें कि यार ये क्या ये तो सुनने में बेवकूफी वाली बात लग रही है ना कि कबीरदास के दोहे। तो हम इसको ऐसे सुन के डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम दूसरे तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि आचार्य प्रसाद को मैं ऐसा मानता हूं ना कि उनका क्रिटिसिज्म जरूरी है, बट एक सही तरीके से होना चाहिए क्रिटिसिज्म।
ऐसे मज़ाक उड़ा के वो नहीं कर सकते, मतलब ऐसा मेरा नहीं, नहीं, मानना है। मज़ाक यार वो वो तो एक एक्चुअल में जो बस वो निकलता है हाँ, ऐसे। वो ऐसा मतलब लगता हमने नहीं है तो फन वे ऐसे में ऐसे में क्या होगा ना, अर्पित जी एक चीज़ और बताता हूँ, ऐसे में क्या होगा ना कि ऐसे में हम हल्के दिखेंगे। अगर हमने ऐसे मज़ाक उड़ा दिया ना, तो आचार्य प्रशांत का कोई शिष्य या खुद आचार्य प्रशांत भी, "अरे! ये तो हटाओ यार, ये तो इसमें मज़ा नहीं आया है।" हमारे क्रिटिसिज़्म में ना मज़ा आना चाहिए, मतलब सोचने पे हुँ। कुछ तो आना चाहिए ऐसा। तो ठीक है, और वो आचार्य प्रशांत जैसा बंदा ऐसी बात करेगा तो पहले उसमें देख के मुझे भी लगा था, यार ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने जानबूझ के ज़्यादा सोचा, जानबूझ के मुझे सोचना पड़ा, क्योंकि शायद मैं उस पॉइंट पे आचार्य प्रशांत को क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा नहीं यार, इन्होंने ये तो नहीं बोला होगा, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, मेरा दिमाग। तो बस वो तभी पॉइंट था मेरा। वीडियो में वो रील लगाई, लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो आचार्य प्रसाद के फैंस थे ना, वो कमेंट कर रहे थे अपने पॉडकास्ट में कि हो ही नहीं सकता उन्होंने ऐसी चीज बोली हो, आप वीडियो का लिंक शेयर करो। तो लास्ट पॉडकास्ट में हमने वो रील पर रिएक्ट ही कर ली। लोगों को बिलीव ही नहीं होता। वैसे बेसिकली आचार्य प्रशांत की ये जो ऊंची चेतना वाली बात है, हायर पर्पस वाली बात है, वो एग्जैक्टली exactly है क्या? क्या वो काम से रिलेटेड है कि ऐसा काम ढूंढो जो कि इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हो? मतलब क्या कहते हैं एग्जैक्टली वो ऊंचे पर्पस से, उनका मतलब क्या है? मुझे तो पर्सनली उनके ऊँचे पर्पस वाली बात मुझे समझ में नहीं आई है अभी तक, मुझे लिटरली समझ में नहीं आई है। मैंने उनके बहुत वीडियो वगैरह देखे हैं, 1-2 किताबें भी पढ़ी हैं। पर मैं जो अपने चैनल पे बताता हूँ ना, मैं तो सीधे-सीधे बोलता हूँ, क्यों कि आप लोगों के लास्ट पॉडकास्ट में एक और बात हुई थी जो मुझे डिस्कस करना है अभी यहाँ पे। वो आप लोगों ने कहा था कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा ही पर्पस हो ऐसा, और मैं भी ये बात और बोलता ये हूँ, है, और इस पहले तो समझना पड़ेगा बड़ा पर्पस होता क्या है। बड़ा पर्पस कुछ नहीं होता। एक पर्पस हो ही नहीं सकता। मतलब मैं यहाँ बैठ के स्टेज पे ये नहीं बोल सकता कि ये बड़ा पर्पस है, आप सबको जो करेगा वो बड़ा बन जाएगा, जो नहीं करेगा वो ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सबका अपना सही होता है, सबका अपना बड़ा होता है। आपके लिए अपना कुछ काम बड़ा होगा, वो किसी और के लिए छोटा होगा, या किसी और के लिए कुछ होगा। ये हम्म, इंडिविजुअल है, अलग-अलग है सबका। तो वो तभी ना प जैसा स्पीकर जब आके बोलता है ये बात कि ये काम ऊंचा पर्पस है, ये काम नीचा है, उनसे मतलब क्या है उनका फिर? अगर अपने ही हिसाब से है, सब्जेक्टिव है। लेट्स से मैं हुँ। क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं गेमर बनना चाहता हूँ, मैं पॉडकास्टर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो उनके अकॉर्डिंग वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये काम ऊंचा है, ये काम नीचा है? मुझे जितना समझ रहा हूँ उनकी चेतना वाली बात से, जिस भी काम में आपका इंटेलेक्ट यूज हो रहा है, जैसे आप अपना इंटेलेक्ट इंप्रूव कर रहे हो, चेतना को ऊपर लेके जा रहे हो, वो उनके हिसाब से एक हायर पर्पस है। तभी वो गेमर ओके। में वो एक गेमिंग प्रोफेशन को लुक डाउन कर रहे थे कि ये तो कोई प्रोफेशन ही नहीं है, इसमें क्या है, इस बच्चों को इससे दूर रखा करो। मे बी बिकॉज इंटेलेक्ट उसमें इतना सुपीरियर आपका नहीं बनता है, आई डोंट नो। तो उनका यही है पर्पस कि ना कि आप कुछ ऐसा काम करो जिससे आपका इंटेलेक्ट इंप्रूव हो। सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? मैं बोलूँ? हाँ, कोई बोलो। ओके, तो बात देखो वही है, हर आदमी के लिए हर चीज़ नहीं बनी होती है। हर तरह के लोग होते हैं, और हमें जब हम हायर पर्पस की बात करते हैं ना, तो हम एक तरह से एक एक काइंड ऑफ एक जातिवाद सा पैदा करने की कोशिश करते हैं। कि जो लोग हायर पर्पस वाले हैं, वो समहाउ बहुत अच्छे लोग हैं, और जो हायर पर्पस वाला काम नहीं कर रहे, डेली रूटीन के कामों में लगे हुए हैं, छोटे-छोटे तुच्छ कामों में लगे हुए हैं, वो बड़े मतलब निम्न तबके के लोग हैं। जबकि पता है, मैं जब देखता हूँ ना दुनिया को, तो मुझे कई बार लगता है कि यार, आज सोचो, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और ऐसी बातों को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैठकर हम ये फिलॉसफिकल चर्चाएँ कर पा रहे हैं, उसके लोगों बहुत सारे लोगों का बलिदान लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों का योगदान है। और ये वो लोग हैं जो कोई हायर पर्पज़, हमारे हिसाब से या आचार्य प्रशांत के हिसाब से, ऐसा कोई हायर पर्पज़ नहीं कर रहे हैं। वो जस्ट अपनी ड्यूटी करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। उनमें किसान हैं, उसमें सैनिक हैं, उसमें इस शहर की व्यवस्था को सँभालने वाले लोग हैं, उसमें सफाई कर्मचारी हैं, है ना? ट्रैफ़िक हवलदार, मतलब काउंटलेस ऐसे लोग हैं जो कि, मतलब देखा जाए तो वो कोई ऐसा हायर पर्पज़ का काम नहीं कर रहे। बट सोचो कि वो एक सिस्टम को रन करते हैं। वो उस सिस्टम के ऐसे पुर्जे हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इतनी प्रिविलेज मिली हुई है कि हम घर पर निश्चिंत होकर बैठकर ये सब चर्चाएँ कर सकते हैं। अगर ये लोग ना हों, तो क्या हम ऐसा कर पाएँ? तो सोचो कि मिडीवल टाइम में, जबकि यही पता नहीं होता था कि भाई कब कौन-सा राजा अटैक कर दे,
ये एक दूसरों में भसड़ होती थी, लुटेरे घूम रहे हैं, ना कितना क्योस रहता था। तो उसमें मतलब ये चर्चाएँ करने का समय कहाँ था? आज सोचो कि ये प्रिविलेज है, बहुत सारे लोगों के पास ये प्रिविलेज है जो कि ये चर्चाएँ कर सकते हैं। लोग घर में बैठे हैं, अपना शोज़ लगा रखे हैं, देख रहे हैं, छुट्टी मनाने चले गए महीने भर के लिए। तो ये एक प्रिविलेज है जो कि उन लोगों की वजह से आती है जो कि बहुत मेहनत करते हैं। तो उन लोगों को एक ये देखना, इस तरह से देखना कि चूँकि आपको वो प्रिविलेज मिल गई है, तो आप ये देखो कि भई मैं कुछ हायर पर्पज़ वाला काम कर रहा हूँ और ये लोग तो ये कीड़े-मकोड़े हैं, इनको तो अभी अकल नहीं है, इनको इन तक तो वो समझ पहुँची नहीं है। ना ऐसे नहीं देखना चाहिए। हमें ये मतलब ये अहंकार नहीं आना चाहिए। ये भी तो अहंकार ही है ना। जब आप स्पिरिचुअलिटी में बात करते हो कि यार अहंकार का नाश करना है, अहंकार का नाश करना है। यार ये भी तो अहंकार है कि करेक्ट। और मैं तो मतलब मैं सच बताऊँ कि मैं जब ये इस तरह से देखता हूँ तो मेरे को मतलब बड़ा अंदर से बड़ी करुणा आती है मेरे को लगता है कि यार इन लोगों का कितना बड़ा एहसान है, जो हम वाक़ई में यार। ट्रू। और ये बात समझनी पड़ेगी हमें। तभी ना आचार्य प्रशांत हाउसवाइफ्स को भी लुक डाउन करते हैं। उनको बोलते हैं ना, एक ऐसा काम कर रहे हो तो 5-10 हज़ार में भी हो जाता है। तो ऐसा कोई भी प्रोफ़ेशन, कोई भी ऐसा काम, जहाँ उनको लगता है चेतना नहीं बढ़ रही है, वो उनको लुक डाउन करते हैं। और समझते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं खुद, मेरा एक हायर पर्पस है लाइफ में। तो ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी अहम है। अहंकार है जो बार-बार बोलते हैं ना कि अच्छा अर्पित, एक क्लियर करना है मुझे, गीता में क्या ये लिखा है कि हुँ। कोई का काम होता है या कुछ नीचा काम होता है, ऐसा कुछ? वो ऐसा कुछ बोलते हैं कि निष्काम कर्म या फिर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो। हुँ, हुँ। एक्चुअल में गीता और जो उपनिषद है ना, उसको अगर आप एक तरीके से देखोगे ना तो वो भी ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। और क्या नाम है यार उनका? एक भारत के एक फिलॉसफर थे यार, नाम भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने मतलब बोला भी है कि जो उपनिषद हैं वो वास्तव में बहुत अहंकारपूर्ण ग्रंथ हैं। वो अहंकार भरा हुआ है जो और वो वाक़ई में झलकता है वो चीज़। जब उपनिषदों को कोई पढ़ना शुरू करता है और उपनिषद को छोड़ो या आप मतलब किसी भी ऐसे गुरु को सुनना शुरू करते हो, ओशो को ही फॉर एग्ज़ाम्पल सुनना शुरू करते हो, तो एक बड़ा अहंकार अंदर आता है। वो मेरे स मैं उस यात्रा से गुज़रा हूँ। जब ओशो को मैंने पढ़ना शुरू करा था, तो जो शुरुआती दौर था, मुझे ऐसा लगने लगा था, अबे! मैं तो यार कितना ज्ञान प्राप्त हो गया मेरे को, ये तो सब कीड़े-मकोड़े हैं, इनको क्या पता, ये तो बेवकूफ़ हैं। सही में ऐसे ही लगता है। अरे ज्ञान का अपने सब घमंड। पता है, अपने सारे दोस्तों को ऐसे देखने लग जाते हो कि ये क्या हाँ। काम कर बेवकूफ़ है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारी कॉन्शसनेस कितनी हाई हो चुकी है, हाँ। हम ये नहीं आना चाहिए। और ये आचार्य प्रसाद ऐसे की तो बातों में ऐसे तो साफ सागर दिखता है। कॉन्शियसनेस हाई हुई ही नहीं ना फिर तो, अगर ऐसे वो सोच रहे हैं तो। यही तो पॉइंट माइंड में है कि अब हम ऑब्जेक्टिवली भी ये बात को जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर हम क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, एक हायर कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज होती है। लेट्स से एक सोचने का तरीका, जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं रिलीजियस बिलीफ्स को, सुपरस्टिशंस को। जो पर्सन एक डॉल को मान के बैठा है कि ये मेरे कृष्ण जी हैं, मेरे हर काम में मेरी हेल्प करेंगे, हम उनको देख के बोलेंगे कि यस यू आर स्टूपिड, यू आर डिल्यूटेड। तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हुए लुक डाउन भी कर ही रहे हैं। इवन सबकॉन्शियसली वी आर सेइंग कि हाँ, हम सुपीरियर हैं इंटेलेक्चुअली। तो ये चीज जरूरी भी तो है ना। अगर ये चीज ना हो तो लाइक पीपल इन इंडिया आर स्टक राइट नाउ इन वेरियस सुपरस्टिशंस, फिक्सेटेड बिलीफ्स हैं जो कि नॉनसेंसिकल भी होते हैं। तो वी नीड टू लुक डाउन ऑल्सो सो दैट दे कैन इम्प्रूव। तो इस पे कैसे हम, इस पे फिर हमारी अप्रोच कैसे, हाउ टू टुवर्ड्स लाइफ, ये मुझे डाउट आता है फिर, क्योंकि लुक डाउन करना इंपॉर्टेंट तो है। देखो, रेशनैलिटी के ऊपर ना पहली चीज़ तो एक ना क्लियर करना ज़रूरी है कि हम जब बात करते हैं ना रेशनैलिटी की और लॉजिकल थिंकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की, तो इन सब शब्दों के साथ एक और चीज़ जुड़ जाता है कि ये लोगों की लाइफ तो बोरिंग होती है, ये तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना? नीरसता आ जाती है जीवन में, ये मज़े नहीं कर, ये हर चीज़ में बोलते हैं इसमें क्या रखा है? लेकिन ना ऐसा नहीं है। अब जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं कि आचार्य प्रशांत तो ऐसी बातें करते हैं जिससे सारे वो हो जाएँगे, बोरिंग से हो जाएँगे, मुँह लटका के बैठे बैठे भी रहते हैं उनके सेशन में लोग, है ना? लेकिन रैशनैलिटी और
लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सिर्फ आचार्य प्रशांत जो बता रहे हैं वो नहीं है। मतलब आचार्य प्रशांत एक 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 बंदा है, एक जो जो भी है वो बता रहा है, लेकिन ये सारी चीजें उनसे जुड़ी हुई नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअलिटी कह रहा हूँ, रैशनैलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग हमें बोरिंग नहीं बनाती, इस बात को मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर मैं रेशनल हूँ, सपोज कोई इंसान बोल रहा है कि मैं रेशनल हूँ, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो बोरिंग होगा, वो क्लब में नहीं जाएगा, है ना, वो मजे नहीं करेगा, है ना। मैं अभी ऋषिकेश होके आया, अभी कल ही आया दिल्ली से। मैं गया था, मैं वहाँ बैठा था, मैंने वहाँ बहुत मजे किए, बहुत कुछ किए, बहुत सारे ऐसे काम किए जो ऐसे आप देखोगे तो लगेगा यार ये केस में क्या लॉजिक है, ये क्यों किया, है ना। मेरे को भी लगेगा मैं, लेकिन मैंने वो सब किए, है ना। ऐसे क्या तो काम थे वो? है तो थोड़े रेशनल हो एग्जाम। जाने का एग्जाम्पल दूंगा। फिर रेशनल हो जाने का मतलब ये नहीं है यार कि नीरसता आ जाएगी, ठीक है। ये हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम रेशनैलिटी का मतलब आचार्य प्रशांत को समझ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आचार्य प्रशांत की बातों में भी बहुत सारे मेरे को कमियां लगती हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं। और हो सकता है आचार्य प्रशांत तो सही ही मैसेज दे रहे हैं, लोग गलत ले रहे हो, वो अलग चीज है, वो मुझे नहीं पता क्या है। बट मैं बताता हूँ अपने चैनल पे कि एक तो देखो, इंसानों का कोई इनहेरेंट पर्पस नहीं है, जो पैदा हो गए हैं वो हो गए हैं। कुछ हमें हमारा जो बताया जाता है ना कि गीता में लिखा है कि सबका कोई एक उद्देश्य होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी का कोई हम्म। उद्देश्य नहीं होता। हम बस ऐसे ही पैदा हुए जा रहे हैं, और हमें कोई जो कर रहा है उसको भी नहीं पता हम क्यों पैदा कर रहे हैं। बस वो अपने मजे के लिए बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, और फिर उन्हें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है इन पुराणों से, उपनिषदों से, या ये धार्मिक जो भी गुरु होते हैं कि एक तुम्हारा पर्पस है लाइफ में, तुम्हें कुछ पर्पस वर्पस नहीं है। आपका पर्पस इतना ही है कि आप जब तक जिंदा हो अपने आप को खुशियां दो, आनंद दो, जिस जिस भी वे में दे सकते हो। अब उसके लिए फिलॉसफी पढ़ना जरूरी है, उसके लिए रेशनल होना जरूरी है। अब देखो, अब एक चीज बता रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि छोटी छोटी चीजों में तो ज्यादा मजा आता है, बेवकूफी वाली चीजों में तो ज्यादा मजा आता है। वो शॉर्ट टर्म मजा होता है। मान लो एक बेवकूफ आदमी है, जो उसको कुछ नहीं पता, उस पैदा हो गया है, उसने पढ़ाई कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली है, अब नौकरी कर रहा है, वो बस फ्लो में करे जा रहा है जो सोसाइटी ने उसे बताया हुआ है ना। तो एक तरीके से हम उसे देखें तो वो तो मजे कर रहा है, सब कुछ कर ही रहा है। अब उसको उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई अब तेरा शादी का टाइम हो गया है, तू शादी कर। तो अब उसके दिमाग में क्या चलेगा, हाँ नई लड़की आई है, वो नई लड़की की फोटो देखेगा, उससे नया नया बात करना शुरू करेगा, तो उसको इन अ वे मजा तो आ रहा है ना। वो रेशनल नहीं है, हम लोग तो रेशनल होकर डिप्रेस्ड हैं, है ना। आप लोगों के लास्ट पॉडकास्ट में बात हुई थी। बट वो बंदा तो मजे कर रहा है। बट अब देखना उसका मजा कहाँ तक चलने वाला है, ये देखना। शादी हुई, वो मस्त मजे चैटिंग कर रहा है रात रात भर लड़की से, शादी हुई है ना, हनीमून, एंड अगला 6 महीना, एक साल, खत्म, उसका मजा खत्म। अब जो एक रेशनल बंदा है वो शायद थोड़ा दूर तक एनालिसिस कर रहा है, दूर तक सोच रहा है कि भाई ये शादी कर लूंगा फिर क्या ये सब होगा, फिर उसके बाद तो एक ही शक्ल देखेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं चलेगा, ये सब सोच के। तो बेशक कंपैरिजन करने में जो वो उसका हाई जा रहा है, उस बंदे का, उस मूर्ख आदमी का हाई, वो हाई ज्यादा जा रहा है, इसका हाई उतना नहीं जा रहा, बट इसका हाई लंबे टाइम तक जाएगा। तो फिर इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि एक रेशनल बंदा शायद एक लंबा लॉन्ग प्लेयर है, लंबा चलने वाला है वो, और वो ऐसा है कि वो जितना हाई जा रहा है उतनी बुरी तरह नीचे गिरेगा, और कभी कभी तो ऐसा गिर जाएगा कि उठ भी नहीं पाएगा। तो ये तो ज्यादा हाँ, खतरा है। ये मैंने बात की भी थी एक पॉडकास्ट में ना, कि जो एक ऐसा पर्सन होता है ना जो बहुत स्मॉल मोमेंट्स में जॉय लेता है, बहुत खुश हम्म हो जाता है छोटी चीजों से, उसकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ना, सेटबैक्स आते हैं, तो वो उससे मूव ऑन करने में भी उसको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो फिर सीरियसली ले हम्म लाइफ प्रॉब्लम को भी। लेट्स से कोई हम्म, पर्सन है, जैसे आचार्य प्रशांत बोलते हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगी ना, तो ही नोज हाउ टू टैकल इट बेटर देन एन हम्म ऑर्डिनरी। तो ये एक बेनिफिट है टू बी अवेकन, ये समझना कि लाइफ है क्या, लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है, इसमें आपको हेल्प मिलती है। लेकिन इसमें एक मेरा डाउट हो रहा है। लेट्स से एक पर्सन है जो सोसाइटी के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है, उसने 30 साल तक शादी करी, 32 तक बच्चे किए, एक स्टैंडर्ड मॉडल फॉलो कर रहा है, लेकिन उसकी अप्रोच ऐसी है कि वो ना हर एक सिचुएशन में जॉय ले लेता है, ठीक है। उसको नहीं फर्क पड़ता कि मैं भीड़ के हिसाब से चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। वो हर हफ्ते पूजा भी जाता है, किसी मंदिर में जाके पूजा भी करता है, हर वो चीज करता है जो हम कह रहे हैं कि आप मत करो, बिकॉज भीड़ का पार्ट मत बनो। लेकिन ही इज हैप्पी इन लाइफ। हो सकता है उसकी लाइफ मेरे से भी ज्यादा स्मूथ चले। तो जब मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना जहाँ मैं सोचता हूँ यार, इसमें ना कुछ वर्थ इट नहीं लग रहा, मैं अगर ऋषिकेश जा रहा हूँ, कोई ऐसे डांस देख रहा हूँ, भक्ति डांस, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाता, क्लबिंग में मैं एंजॉय नहीं ले रहा हूँ, घर पे अगर कोई रिलेटिव आए हैं, 10-15 लोग बैठे हैं और मुझे दिख रहा है वो कुछ प्रोडक्टिव बात नहीं कर रहे, तो वहां पे मैं एंजॉय नहीं ले रहा। तो मुझे लगता है एक बैलेंस की जरूरत है।
हाँ, आप एक हायर पर्पस या गोल भी रखो माइंड के अंदर। आप एक ऐसा भी अपना माइंडसेट बनाओ कि आपको ना इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करना है। ये नहीं कि भीड़ जो कर रही है वो करना है, बट एट द सेम टाइम ना स्मॉल मोमेंट्स में भी जॉय लो। स्मॉल मोमेंट्स को लुक डाउन मत करो कि अगर ये टेम्पररी है तो ये बकवास चीज है। टेम्पररी भी है, चाहे कोई नहीं, 3-4 घंटे है ना, डांस करना है तो करो, फुल एंजॉय लो। इसमें मुझे ना ओशो का एक कॉन्सेप्ट याद आता है, प्लेफुलनेस करके। उन्होंने यही सिखाया कि आप हर एक छोटे मोमेंट से कैसे जॉय एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इट डजेंट हैव टू बी अ हायर पर्पस इन एवरीथिंग कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऊंचा है, नीचा है। जो भी काम है ना उसको एंजॉय करो। और ऐसे अगर इस अप्रोच से लाइफ को जियोगे ना तो यू विल बी मोर हैप्पी इन लाइफ। नहीं तो फिर वही आचार्य प्रशांत की भी ना मुझे कभी कभी शक्ल देख के लगता है कि आई डोंट थिंक ही इज टू हैप्पी इन लाइफ। आई डोंट नो, लाइक हर बात पे क्रिटिकल होना। एक शादी जैसे एक ओकेजन पे भी आप अगर ये फ्लॉ निकाल रहे हो ना कि यार ये गाने नहीं चलने चाहिए, मुझे कबीर के दोहे चाहिए, सो यू आर क्रिटिकल। क्या ये सही अप्रोच है? मुझे नहीं लगता। एक बैलेंस चाहिए हमें शायद। तो अर्पित नहीं, आपका देखो इस आदित्य भाई की बात सही है बिल्कुल, लेकिन वो ना एक सिचुएशन एक आइडियल है, वो मतलब अ, जो बंदा ऐसा है ना जो कि वाक़ई में समझदारी से ज़िंदगी को जी रहा है, तो उसके अंदर इतनी समझदारी भी होगी कि अगर किसी शादी में जा रहा है और वहाँ लेट्स से कुछ भी बज रहा है, कोई भी गाने बज रहे हैं, हनी सिंह के गाने बज रहे हैं, तो उससे वो अंदर से क्यों प्रभावित होगा? अरे समझदारी है ना उसके अंदर। मैं नास्तिक हो गया, ठीक है ना? मेरे को अब क्यों फ़र्क पड़ेगा कि अगर मेरे को इनवाइट किया जाता है किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई पूजा-पाठ हो रहा है या हवन हो रहा है, तो मैं अंदर से थोड़ी प्रभावित हो जाऊँगा उससे। तो यही तो समझदारी है कि अब मैं कहूँ तो ये कि मैं कोई ऊँचे पर पे हो गया या मैं कहूँ कि मैं अवेकेन्ड हो गया, एनलाइटेंड हो गया, है ना? उसके बाद अब इन छोटी-छोटी चीज़ों से मेरे को फ़र्क पड़ रहा है कि यार ये तो हमें तो ये तो समझ में आना चाहिए ना कि जिस तरह से मैं उस यात्रा से निकल कर आया हूँ, और मैंने भी वो सारे चीज़ें देखी हुई हैं और मुझे पता है कि लोग एकदम से नहीं बदलते, उनको बदलने में टाइम लगता है। तो अब अगर किसी ने मेरे को अपनी खुशी में इनवाइट करा है, तो मैं वहाँ पर अपने अहंकार का प्रदर्शन क्यों करूँ? मैं उनको ये क्यों बोलूँ कि आप अगर ये करोगे तो मैं आऊँगा और ये करोगे तो मैं नहीं आऊँगा? ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि उन लोगों को उनकी तो कोई यात्रा ही शुरू ही नहीं हुई ना अभी। तो मैं उनको क्यों, और वहाँ जाके भी चलो सपोज़ मैं चला जाऊँ, वहाँ जाके लोगों को ऐसे ही पकड़-पकड़ के ज्ञान बाँटना शुरू कर दूँ। अभी एक वो वीडियो में कह रहे थे कि वो दिवाली पर पहले से तैयारी करके रखो और और जैसे ही जो है लोग बाग बैठे एक जगह पर और फिर वहाँ पर चर्चा छेड़ दो। ऐसे नहीं होता एक यार। सब ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल तरीका है। कुछ ऐसी बातें करो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। मतलब हर बार ये नहीं हो सकती है। अब हुँ, 4-5 दोस्त बैठे हैं ना, सिर्फ बकलोली कर रहे हैं, वो एक थेरेपी होती है। उसपे भी हुँ, अगर मैं ये ढूँढूँगा हुँ, कि इस पे बात क्यों नहीं हो रही है, आई विल नॉट एन्जॉय दैट प्रोसेस। तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप अपनी चेतना को लेके जाओ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपेक्ट मत करो कि पूरा वर्ल्ड ही अब आपके नज़रिए से सोचने लगे। तभी ये लॉकडाउन वाली चीज़ आती है हाउसवाइफ्स पे भी। जैसे आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि ये बड़ा नीचे उसका काम है। आप कुछ क्यों अपनी चेतना को ऊपर लेके नहीं जा रहे हो? क्यों घर बैठी हो? जैसे अर्पित भाई कह रहे थे ना कि इस पॉडकास्ट को करने के लिए पता नहीं कितने लोग बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, जिसको आचार्य प्रशांत कहेंगे कि वो नीचे स्तर का है। बट वो भी ज़रूरी पार्ट है अपने वर्ल्ड का, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो खुद पे आप फोकस करो, ठीक है? और ये भी होता है ना, तो इंडिविजुअलिज्म, अपने आप को जानना कि आपको क्या चाहिए। किसी पर्सन को नहीं चाहिए पता है ऊंचा पर्पस। वो खुश है अपनी एक मीडियोकर लाइफ में, अगर मीडियोकर बोलना भी सही है तो हम शायद जजमेंट को ज्यादा करने लग जाते हैं वंस वी फील अवेकेंड। क्या हम अवेकन हैं या फिर वो लोग अवेकन हैं जो शायद मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं? आई डोंट नो। ये भी एक क्वेश्चन है ना, हम अपने आप को सुपीरियर क्यों बोल रहे हैं? लाइफ इटसेल्फ इज इल्यूजनरी। अगर आपको लाइफ की किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनना है ना, आपको लग रहा है कि हर चीज इल्यूजन है, नॉन प्रोडक्टिव है, जाके मॉन्क बन जाओ। छोड़ दो ये मटेरियल दुनिया। आचार्य प्रशांत भी इस मटेरियल दुनिया का ही पार्ट है, जो मटेरियल एक्सपीरियंसेस में पार्टेक लेते हैं। तो अगर इसी लाइफ का पार्ट होना तो रिस्पेक्ट करो, आई थिंक, हर किसी पर्सन की। तो इस पे क्या बोलोगे भाई? भाई मैं ना इस पे जैसे
बीच वाला रास्ते की जिसकी बात कर रहे थे ना हम, कि ठीक है हमें, जैसे मेरी भी लाइफ में एक फेज था जब मैं बहुत ज्यादा ये फिलोसफी इन सब में घुस गया था कोविड के टाइम पे, और मैं बहुत वो परेशानी होने लगती है, वो अजीब सा थॉट आने लगता है ना। फिर मैंने फिर खुद ही सोचा, अरे क्या है ये सब, कोई फायदा नहीं है इसका, है ना। फिर वो सब साइड में रखो, थोड़ा दोस्तों के साथ कहीं बाइक पे निकल गए इधर उधर, कहीं भी जा रहे हैं, घूम के आ जा रहे हैं, है ना, उनके साथ बैठ के ऐसी बकवास कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, तो वो थेरेपेटिक होता है, वो मजा आता है उसमें, है ना। लेकिन इसमें पता है पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है ना कि इंडिया जैसी कंट्री में, जिसको आप थेरेपेटिक बोल रहे हो ना सागर, मतलब आप थेरेपेटिक इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप 24 घंटे में से शायद 12-13 घंटे लगे रहते हो किसी काम में जो आपका हायर पर्पस है, तो आपको 1-2 घंटा वो थेरेपी चाहिए, राइट। पॉइंट। लेकिन लेकिन इंडिया में क्या है ना, वो थेरेपी 24 घंटे चल रही है, तो फिर वो लोग डम्ब है। और आचार्य प्रसाद का क्या ट्राई, ये मुझे नहीं पता, मैं एक्चुअली आचार्य प्रसाद को लेके क्लियर ही नहीं हूँ, मैंने उनको बहुत सुना है, मेरे को समझ नहीं आती उनकी बातें ना। इस चीज में मैं बट मैं clear नहीं हो पा। हम्म, यस, हायर तो पर। मैं तो ये मतलब मेरी व्याख्या है उनके उनके वीडियोस देख के, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है वो बड़े लीडर हैं तो कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे मे बी। तो शायद ऐसा होगा कि ये जो भेड़ बकरी वाले लोग हैं जो थेरेपेटिक आप बोल रहे हो ना सागर, ये बहुत कम लोग हैं। मतलब शायद आप हो, अर्पित भाई हैं, आप लोग पूरे दिन कुछ कर रहे हो, जो आप लोगों के लिए वो ऊंचा काम है, उससे आप लोगों को हाई मिल रहा है ना, इसलिए शायद आप कर रहे हो और आप इंजॉय भी कर रहे हो लाइफ में। लेकिन जो मेजोरिटी, जैसे हाउस वाइफ का आपने एग्जाम्पल दिया ना, वो मैं भी बोलता हूँ अपने चैनल पे, मैं सीधे बोलता हूँ नौकरानी का काम है, और मैं शायद नहीं अप्रिशिएट कर सकता इस चीज को कभी भी। और इसका रीजन ये है ना, वो काम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप घर का काम साफ सफाई खाना बनाना उसमें दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत ये है ना उसको वो प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा प्राउड वाला कोई चीज वो है नहीं भाई। वो 5-10 हजार में आउटसोर्स हो सकता है ना, चाहे आप किसी भी सिटी में रह रहे हो। क्या और हमें उस हम प्राउड करना चाहिए? क्या, क्या हमें अपने काम पे प्राउड करना चाहिए जो हम नहीं नहीं काम नहीं, कर रहे हैं? अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आपको ना एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए कि आपका, आप अवेकंड जो बोलते, अवेकन भी नहीं यार, इग्नोर्ड स्टेट में जो लोग जी रहे हैं ना, जो गीता में टर्म है कि इग्नोरेंस, वो इग्नोरेंस वाली बात हो गई ना यहाँ की। आपको आप कर कुछ रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप कुछ सुपीरियर कर रहे हो। मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, कुछ सुपीरियर इन्फीरियर जैसा कुछ नहीं है, आपका पर्पस है मजे लेना, जिंदगी के मजे लो भाई, जैसे ले सकते हो। आचार्य प्रसाद शायद उन हाउस वाइफों को इन सबको इसलिए बोलते हैं कि यार एक तो तुम कर घटिया काम रहे हो, 2 कौड़ी का काम रहे हो, और उसको तुम बहुत ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो कि ये बहुत महान काम है ना। इससे हो क्या रहा है, वो मैसेज स्प्रेड हो रहा है सोसाइटी में। फिर वो, और वो चीज फिर वो खत्म कैसे होगी ना, आप करो वो काम करो, बट एक वैसे माइंड कैसे कि नहीं यार ये सब कुछ, ये मैं जो कर रही हूँ ना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेरे और भी मैं कुछ कर सकती हूँ, वो आर्ट वार्ट स्विमिंग ये सब मैं कर सकती हूँ बाहर जाके। तो वो चीज आएगी ही नहीं दिमाग में, तो ऐसे देश में आचार्य प्रसाद जैसे लोगों की जरूरत है शायद, जो सीधे आके गाली दें कि भाई गलत है, ये गलत है ना। अब उनका उसमें सुपीरियोरिटी दिख रहा है, वो भी एक पॉइंट है, उसको भी नहीं डिनाई कर सकते कि वो लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा फील करा रहे हैं कि हम छोटे हैं। तो शायद ऐसे देश में जरूरत भी है वो फील कराने की, मे बी। हाँ, एक चेंज लाना पड़ेगा क्योंकि अपने समाज में जो कंडीशन किया जाता है औरतों को कि यू जस्ट नीड टू हम्म, स्टे एट होम, हाउस वर्क, उनको जरूरी भी है ये बिलीव कराना कि आप भी दूसरे काम कर सकते हो, आपको हम्म, भी कुछ पर्पस फॉलो करना चाहिए life का। लेकिन अगर कोई बाय चॉइस कर रहा है, let's say, इसमें ना फिर दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। या तो हम कह देते हैं कि वो कंडीशनड है, हाउस वाइफ जो ये काम कर रही है बचपन से इसको ये सिखाया गया तो उसकी कंडीशनिंग ऐसी है, अगर वो बाय चॉइस कर रही है तो लेकिन हो सकता है वो कंडीशनिंग ना हो, बाय चॉइस करना चाहती है, घर पे कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, हस्बैंड की भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ तू बाहर जाके काम कर, तो बाय विल ये डिसाइड करती है कि नहीं, आई स्टे एट होम, नर्चर माय किड्स, टेक केयर ऑफ माय फैमिली। तो उस केस में उसको डिमीन करना, लुक डाउन करना, इट्स नॉट राइट। और उसको इस बात से ही डिमीन करना कि तेरा काम तो बड़े निचले स्तर का है, यहाँ पे हम इंफीरियर ही बोल रहे हैं उसको कि तेरा काम इंफीरियर है। बट वो हम्म। भी एक सपोर्टिव टास्क होता है, सपोर्टिव एक हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, जिससे शायद हस्बैंड भी जब काम पे जाता है ना, वो भी वापस आता है जब घर पे, उसको भी अच्छा लगता है मे बी। एक नहीं, ये तो आप बैलेंस, एज अ ग्रुप एक बात कर रहे हो ना सागर, कि एक हस्बैंड का सपोर्ट है, सपोर्ट, ये तो एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो ना आप, सामाजिक स्ट्रक्चर की, कि सारे सहयोग कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, वो लड़की कर रही है सपोर्ट, तो मतलब क्यों कर रही है सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है ना। अब ये बाय सपोर्ट विल, करने के चक्कर, हाँ, बाय विल भी होता है, बाय चॉइस भी होता है, नहीं है बाई उसकी चॉइस कैसे बोल सकते हैं इसको, नहीं नहीं, ये तो ये बोल सकते हैं ना कि आपको गुमराह रखा गया है बचपन से, आपको एक नशे की दवाई खिला खिला के बड़ा किया गया है, कि फिर आप ऐसा मान रहे हो कि मेरे को, जैसे सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि
यही हमारा उद्देश्य है कि हमें फट जाना है कहीं जाके, है ना? उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि हम तो खुश हैं, हम तो जन्नत में जाएँगे, है ना? तो मेरा बोलने का पॉइंट, काम छोटा नहीं है, मैं अगेन बोलूँगा, काम तो कुछ भी करो, मैं तो इनफैक्ट क्या ये उसके बोलता हूँ काम और करना ही नहीं चाहिए। तुम पड़े रहो, मज़े करो भाई मस्त, तो वो चारवाकों की तरह पितवा, पितवा पुनः पितवा। मैं तो उस पे बिलीव करता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप एट लीस्ट आपको पता होना चाहिए यार आपको। अब देखो बीच वाला जो रास्ता है ना, कि जैसे अर्पित भाई ने बोला ना कि ये उस यात्रा से निकले हैं, देन इनको पता है कि वहाँ ज़्यादा जाके कुछ होगा नहीं, तो एन्जॉय करना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो ये सही, ये एक बैलेंस है, बढ़िया है। लेकिन ये बैलेंस नहीं है सोसाइटी में। सोसाइटी के लोग उस यात्रा से निकलते ही नहीं हैं। तो एक बार तो उनको वो चीज़ फ़ील करनी पड़ेगी, और वो फ़ील करने के लिए बोलना पड़ेगा उनको डायरेक्टली ना, तभी उन्हें समझ में आएगा। तब बैलेंस की बात तो मैं तभी करूँगा ना जब मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ, अब मुझे पता है सारी चीज़ें, अब मैं छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ रहा हूँ, तो अब ठीक है। बट अवेयर हूँ मैं, मुझे जागा हुआ हूँ मैं। मैं किसी भी चीज़ इसमें को हाँ ना मैं बहुत तो बड़ा वैसे नहीं मान रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि होता क्या है कि ना हम पता है क्या सोचते हैं कि हम लोगों को शायद बदल सकते हैं। अगर जैसे सपोज़ कोई हाउसवाइफ़ है, वो अपने घर हाउस होल्ड वर्क्स में लगी है, उसका कोई हायर पर्पज़ नहीं है, सो कॉल्ड हायर पर्पज़ नहीं है उसका, वो अपने घर का ही काम ही कर रही है ना? तो हम ये सोच रहे हैं कि उस तक अगर हम वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें, जो हमें मिल गई है, तो वो उसके तक पहुँच जाए तो वो बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि हर इंसान की अपनी एक यात्रा है, अपनी एक बुद्धि है जिसको लेकर वो पैदा हुआ है। कुछ जेनेटिक्स हैं उसके अपने विशेष, और वो सारी चीज़ें मिलकर वो आज जैसा है वो वैसा है। तो ये आप मत मानकर चलो कि हर आदमी के अंदर बदलने का पोटेंशियल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, वो समहाउ उस पर रिएक्ट करें और मेबी उनकी कोई एक जर्नी स्टार्ट हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन तक वो इन्फॉर्मेशन आप कितनी भी ले जाओ, कितनी बार भी हिट करो उनको, उन पर वो असर नहीं करेगी। वो नहीं बदलने वाले। क्योंकि वो मतलब जो भी कुछ भी रहा उनका पास्ट में, जो भी पास्ट रहा या जो भी जेनेटिक्स लेकर पैदा हुए, जो भी उनका जर्नी रही, वो उस है ही नहीं, उस लेवल पर ही नहीं है कि आप उनको उस इन्फॉर्मेशन से बदल सकते हो। वो मतलब कहें कि उनका साँचा जो है ना अब हो गया, फिक्स हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत आप उनको कर सकते हो, लेकिन आप अ, जिस तरह से मतलब आप हो जो सोच रहे हो कि मतलब कि मतलब जो खुशी है, खुशी के जो स्पाइक हैं वो मेरे को इतने हाई नहीं आते और फिर मैं उतना डाउन नहीं गिरता, और मैं खुशी और दुःख के बीच में बैलेंस बना लेता हूँ क्योंकि वो मेरे को समझ आ गई है कि ये कैसे वर्क करता है। तो वो समझ ना आपको आ गई, लेकिन वो समझ सबको आ जाएगी, वो ऐसा नहीं होता है। हाँ, सोसाइटी को हम चाहते हैं कि सोसाइटी बदले, समाज में जो है जिस तरह की बातें हम देखते हैं कि फालतू की बातें लोग करते रहते हैं, पॉलिटिक्स में इधर उससे उधर फालतू की चीज़ें या लोगों की चर्चा, इसकी चुगली, उसकी चुगली, ये सब होती है। कोई प्रोडक्टिव बात हमें सोसाइटी में होती ही नहीं मिलती। वो चीज़ वाक़ई में मतलब दुःख होता है कि यार हमारी सोसाइटी ऐसी क्यों है? हम आइडियाज़ पर बात क्यों नहीं करते? तो वो होगा, लेकिन वो इस तरह से नहीं होगा कि हम जो है सोचें कि एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। हमें लगातार वो जो बातें हैं, जैसे हम ये बातें कर रहे हैं, अब ये इस चैनल पर ये बातें हो रही हैं, ये बातें कुछ लोगों तक पहुँचेंगी और वाक़ई में वही लोग इसको देखेंगे जिनका इस तरह की बातों में इंटरेस्ट होगा। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि जो कि जिन्होंने इस तरह की बातों के कभी टच में नहीं आए और वो ऐसी फालतू की बातों में लगे हुए हैं। वो उनके सामने भी जाएँगी ना, अगर कोई उनको दिखाएगा भी कि देखो यार ये क्या बात हो रही है, ज़रा सुनो। उन वो नहीं बट देखने वाले। वो देख भी लेंगे तो भी वो उस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं करने वाले, उनके समझ में ही नहीं आएगा वो। तो सोसाइटी जो है धीरे-धीरे बदलती है। होगा क्या कि जो हम ये बातें कर रहे हैं ना, इन बातों से कुछ लोग जिनके अंदर थोड़ा-सा पोटेंशियल है, कुछ उनकी यात्रा ऐसी रही है जिसकी वजह से वो इन बातों को समहाउ समझ सकते हैं या उस पर कुछ रिएक्ट कर सकते हैं। तो वो लोग उनमें बदलाव आएगा। तो धीरे-धीरे क्या होगा, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी और ये तुरंत नहीं होने वाला है। इसमें कई जनरेशंस मतलब जनरेशन नहीं, सॉरी, कई दशक लग सकते हैं, डेकेड्स लग सकते हैं कई सारे, जो कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऐसे लोग जमा होने लगेंगे। और वो चीज़ें हैं ना फिर उस तरह से बदलने लगेंगी कि फिर हमें दिखने लगेगा कि सोसाइटी के अंदर जब हम लेट्स से 50 साल बाद, 100 साल बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आइडियाज़ पर बात कर रहे होंगे बजाय इधर-उधर की चुगली करने के। तो चीज़ें इस तरह से बदलती हैं। लेकिन वो लोग जो कि इस तरह की बातों को अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको हम ये कह देना कि यार ये तो तुच्छ लोग हैं, ये तो छोटे कामों में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ भी गलत होगी। यार उनकी एक यात्रा है, उनकी वो ऐसे नहीं कर जर्नी पा रहे हैं, उसकी जर्नी है उनकी, उनका एक उसका एक कारण है, जिस वजह से वो नहीं कर पा रहे। मतलब मैं अपने हुँ। खुद को भी देखता हूँ, तो मेरी भी एक यात्रा है और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, वो चीज़ें नहीं हुई होती,
हो सकता है मैं भी ऐसी कुछ उटपटांग लाइफ जी रहा होता। मैं इसमें शेयर करूं अपनी एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं भी ना वही जॉब्स कर रहा था जो मुझे लगता था मार्केट में स्कोप है। मैंने अकाउंटिंग की जॉब की शायद 1 डेढ़ साल तक, और मुझे वो जॉब करके खुशी मिलती थी। मुझे लगता था हाँ, सोसाइटी जो कह रही है मैं वही काम कर रहा हूँ। फिर जो लाइफ के सारे डिसीजंस होते थे ना, वो भीड़ में ही होते थे। हम हर हफ्ते जा रहे हैं, बंगला साहिब जा रहे हैं, कनॉट प्लेस में। तो मैं उन पे क्वेश्चन नहीं करता था उस टाइम पे। पता है ये इंट्रोस्पेक्शन कब करते हो आप? व्हेन यू आर फाइनेंशियली फ्री। कुछ टाइम बाद ना मैंने अपना बिजनेस बिल्ड किया, फ्रीलांसिंग करी, जो भी है। मेरे पास टाइम था फिर इंट्रोस्पेक्ट करने का, मैं कर क्या रहा हूँ। जब तक आपके पास ना इतना पैसा नहीं आ जाता कि आप फाइनेंशियली सॉर्टेड हो, और इतना टाइम नहीं होता जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट करो, तब तक आप ये सब थॉट्स अपने माइंड में नहीं ला सकते। यही जर्नी का पार्ट होता है। पहले एक बार राइट। फाइनेंशियल, इंडिया में अभी गरीबी इतनी है ना। मैं जैसे कुछ वेस्टर्नर्स से मिलता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे लगता है उनकी कॉन्शियसनेस हाई है इंडियन, एवरेज इंडियन से। वो डीप टॉपिक्स पे भी टच करेंगे इन कॉन्वर्जेशन, ऊंची चेतना वाली बात करेंगे। लेकिन क्यों करते हैं वो? बिकॉज वो केपेबल हैं, उनके पास है टाइम इंट्रोस्पेक्शन का, इन आइडियाज को एक्सप्लोर करने का। अपने इंडिया में अभी बहुत गरीबी है, लोग फंसे हुए हैं अपनी मंडेन रूटीन लाइफ में। फिर उनको ना बार बार ये बताना कि नहीं तुम्हारी लाइफ तो इन्फीरियर है, क्यों चेहरे लटके हुए होते हैं आचार्य प्रशांत की कॉन्फ्रेंस में लोगों के, क्योंकि वो कर नहीं सकते। जो आचार्य जी कह रहे हैं ना, उनको सही तो लगता है कि हाँ चेंज आना चाहिए लाइफ में, बट उससे निकल पाना बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए। बहुत मे बी नेक्स्ट, तो ना उनको थोड़ा यही लुक यही वो डाउन मत पॉइंट है, यही वो पॉइंट है सागर, जो आपने बोला ना, यही वो पॉइंट है जिससे मैं आचार्य प्रसाद से एग्री नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि इंडिया ऑफ कोर्स ऐसा देश है जो अभी खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, मतलब इंडिया में अभी खाना वाना भी पूरा नहीं हुआ है ना। वो फिलॉसफी तो बहुत ऊपर की चीज है। तो आचार्य प्रसाद जो मैसेज दे रहे हैं, तो मैं अपने चैनल पे भी यही बोलता हूँ, वो इंडिया के लिए वो मैसेज है ही नहीं। ग्लेशियर को पिघलने से बचाना, एनिमल क्रूएलिटी, ये मुद्दा सही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट वो मुद्दा इंडिया का नहीं है। इंडिया के लोगों के पास खाना ही हम्म नहीं है अभी। सही तो बात है। अब यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात मैं अपने चैनल पे, अब देखो गालियां मैं भी देता हूँ अपने चैनल पे कि भाई तुम ये क्या 2 कौड़ी का काम कर रहे हो, ये कुछ नहीं है। बट मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि तुम 2 कौड़ी का काम छोड़ के ग्लेशियर को बचाने जाओ, ग्लेशियर पिघल रहा है उसे बचाओ, या बकरे कटने से बचाओ, मुर्गे, नहीं नहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम सब छोड़ो अभी भी और खुद को देखो। तुम अगर तुम्हारा पति तुम्हें बहुत दबा के रख रहा है और तुमसे घर के काम करवा रहा है, तुम्हें कुछ अपना करने नहीं दे रहा, छोड़ दो, छोड़ के निकलो, जो तुम्हारा मन है वो करो। मतलब खुद की ग्रोथ खुद की, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट की बातें मैं इसलिए करता हूँ, और ऐसी ही बात, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ही बातों की इंडिया जैसे कंट्री में जरूरत है। अगर यहाँ पे हम ऐसी बातें करेंगे ना कि हमें आध्यात्म वाली बातें या फिर ग्लेशियर को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, नहीं। अब जैसे हमें बचपन से क्या सिखाया जाता था स्कूल में कि भाई जब तुम ब्रश करते हो ना, तो टैप को बंद, ब्रश गीला करने के बाद टैप बंद कर दो, और न वो पानी बचाना है, नहीं वो तुम ब्रश करते करते पूरा पानी नहीं गिरना चाहिए। फिर ये हम्म करते करते क्या हो गया, इस एज तक भी अभी भी जब मैं ब्रश करता हूँ ना, तो मेरे अंदर वो बैठ गया है, मैं तुरंत नल बंद करता हूँ, है ना। अभी सुन के ऐसा लगेगा हाँ तो अच्छा काम है, इसमें बुरा क्या है। अब बुरा क्या है ये बताता हूँ, ये गिल्ट डाल दिया गया हमारे अंदर। अब मैं कमरे से निकल रहा हूँ, मैं लाइट बंद करना भूल गया, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं, अब हालांकि नहीं आता बट आएगा, अरे यार लाइट, इतना एनर्जी वेस्ट कर दी मैंने, है ना। वो आता है क्योंकि हमें स्कूल से ही बताया जाता है कि मैंने एनर्जी वेस्ट कर दी इतनी। लेकिन अब यही हम देखेंगे, जो वेस्ट के लोग हैं, जो बढ़िया सारी फैसिलिटीज यूज करते हैं, वो तो बस एक फ्लाइट से इधर से उधर जाते हैं, इतना कार्बन इमिशन करते हैं जो शायद हम पूरी जिंदगी में भी ना कर पाए, जो वो 1 घंटे में कर देते हैं। तो उनके अंदर वो गिल्ट नहीं है। तो जब आचार्य प्रशांत जैसे लोग ये बातें करते हैं ना, तो मुझे लगता है ये और बोझ बढ़ा रहे हैं, ये और इन गरीबों को और गरीब बना देंगे ये। सही बात। इनको बोलो कि भाई आराम से तू कर पानी यूज, भाई तू कितना ही पानी यूज कर लेगा अपनी जिंदगी। तू अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करना, पानी कर ले थोड़ा, कूद जा जाके स्विमिंग पूल में, तेरी भी लाइफ है यार, तू क्यों नहीं एंजॉय करेगा। तूने ठेका ले रखा है क्या पर्यावरण बचाने का, और वो सारे पूंजीवादी और जो अपर क्लास लोग हैं वही एंजॉय करेंगे, नहीं। भाड़ में जाए, हम मैं तो नहाऊंगा स्विमिंग पूल में, होता रहे पानी गंदा। मैंने गटर में रहने का जिम्मा थोड़ी ले रखा है कि मैं गटर में रहूंगा सो दैट एक पूंजीवादी 5 स्टार होटल में सो सके, नहीं। तो ये आइडिया वही है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की ग्रोथ हो, आचार्य प्रशांत वाले तरीके से नहीं, बट वो फिर, लेकिन वही है, इसलिए मैं भी डायरेक्ट गालियां देता हूँ लोगों को, ताकि उन्हें रियलाइज हो कि सब भाई हम ग्रोथ तो नहीं कर रहे हैं अपनी, हम फाइनेंशियल ग्रोथ है सब, हम बस सह रहे हैं, जो हमें दे दिया गया है उसको लेके बैठ गए हैं, उसको सब कुछ मान के। बस ये डिफरेंस है। भारत को ना वास्तव में भौतिकवाद की बहुत सख्त जरूरत है।
और ये राइट। ज़रूरत अब से नहीं है, ये बहुत पास्ट से ज़रूरत है और हम लगातार अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म चिल्लाते रहते हैं और हम इतने पाखंडी और भौतिकवादी लोग हैं, मतलब गहराई तक, लेकिन हम अध्यात्म, अध्यात्म चिल्लाते हैं। तो हम ना ठीक से अध्यात्म अध्यात्म तो छोड़ ही दो, वो हमारे अभी आस-पास भी नहीं है हम उसके। लेकिन हम ठीक से भौतिकवादी भी नहीं हो पाते। ये मुसीबत है हमारे साथ में। अरे यार, ठीक से भौतिकवादी ही हो जाओ और ये वास्तव में ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। आप जब तक अच्छे से भौतिकवादी नहीं होगे ना, तब तक आप अध्यात्मवादी हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते, जब हाँ। तक आप यार ये तो वो वाली बात है ना, एक वो आई थिंक पंत की लाइनें हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मतलब हुँ। क्षमा करना भी उसी साँप को शोभा देता है जिसके पास ज़हर हो। अब तुम्हारे पास है कुछ नहीं, तुम्हारे यार तुम्हारे पास जॉब तक भी नहीं और तुम आचार्य प्रशांत को सुन रहे हो। अबे एग्ज़ैक्टली। बेवकूफ, जाके पहले कुछ कर, कुछ ज़िंदगी में हाँ। कर, कुछ उखाड़, उसके बाद अध्यात्म कुछ की भी बात करियो। हाँ, अब छोड़ दे हाँ। ऊँचा काम। मेरी अभी स्टेट है ना, जैसी मेजॉरिटी ऑफ लोगों के इंडिया में है, तुम्हें जो भी काम मिले अभी पकड़ लो, उसमें ग्रो करो, इंडिविजुअली ग्रो करो। नहीं फ़र्क पड़ता चेतना ऊपर जा रही है, नहीं जा रही है। सबसे ज़रूरी पता है फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पैसे कमाना। उसके बाद ना धीरे-धीरे सब सॉर्ट होने लग जाता है लाइफ में। पैसा होगा ना, टाइम, किताबें पढ़ना स्टार्ट करना, फिर ये ऊँची बात आपको समझ आएगी कि हाँ, मेरा पैशन, इंटरेस्ट क्या है, मैं वो फ़ॉलो करता हूँ। मैं किसी गरीब को ही बोल दूँ ना अभी कि भाई ऐसा काम करना है जिसकी ऊँची चेतना हो, ऐसा नहीं ऐ पकड़, वो तो फँस गया बंदा। भगा देगा। वो कहेगा क्या और मैं अभी खा नहीं पा रहा हूँ 2 टाइम की, क्या ऊँची चेतना लेके जाऊँ मैं अभी? वो ऑफेंड हो जाएँगे। अब किसी रिक्शे वाले से जो दिन भर रिक्शा खींच के आया है या ऑटो चला के आया है, रात को आया है वो अपना चिकन और पौवा लेके और उसको जाके बोलोगे कि भाई ये ऊँचा काम नहीं है। भाई वो बंद कर देगा गेट, बोलेगा भाई जा कल फिर ऑटो लेके निकलना है मुझे। तो तभी ये तो ना एक ज आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और आचार्य जी ना ओशो ऐसे और ओशो स्टेप बोलते थे ना कि ओशो पहुँच को जाओ। ओशो को बोला जाता था कि आप तो अमीरों के गुरु हो, सिर्फ़ अमीरों को ही ज्ञान देते हो, है आप ना? गरीब तो ओशो तो सीधे बोलते थे कि मेरी बात गरीबों को समझ ही नहीं आएगी, तो इसीलिए मैं ये अमीरों को ही ज्ञान बिल्कुल देता हूँ। 100% सही बात है ये, समझ ही नहीं आएगी। और समझ भी आ जाएगी ना, तो वो गरीब उसका कुछ कर नहीं सकता। उसके कर पास नहीं उसको सकता। यूज़ करने का समय नहीं है, यूटिलाइज़ेशन है ही नहीं उसके पास, ज़ीरो है। हुँ, वो तभी आएगा आप अगर मतलब चलो ये भी मैं तो कहता हूँ कि चलो हो सकता है कि आप मेहनत करो, हो सकता है आप उस अध्यात्म का मज़ा ना ले पाओ, लेकिन श्योरली आपके बच्चे लेंगे। अगर आप मेहनत करके एग्ज़ैक्टली। कुछ कर जाओगे ना, तो आपके बच्चे होंगे जो कि इस तरह की चर्चाएँ कर पाएँगे, उनके पास इतना टाइम होगा। नेक्स्ट राइट। जनरेशन पाएगी इस फिलॉसफी का। जो हम बात करते हैं ना कि इंडिया में एज़ अ होल मेजॉरिटी में हमें दिखता नहीं है कुछ प्रोडक्टिव बातें, इसीलिए नहीं है क्योंकि पॉवर्टी भी ज़्यादा है और लोग हुँ, फँसे रूटीन लाइफ में। तो एक बार ना अपना जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा, अपनी थोड़ी-सी अमीरी आएगी देश में। ये हम जो अध्यात्म की बात करते हैं वो ऑटोमैटिक आना स्टार्ट होगा। हम एज़ अ नेशन अभी अध्यात्म की तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि पॉवर्टी बहुत है, गरीबी बहुत है। फिलॉसफी इज़ फॉर द रिच। इंडिया नहीं है अभी फिलॉसफी के लिए रेडी, स्पेशली आचार्य प्रशांत की फिलॉसफी के लिए रेडी। लोग सुन के हाँ, वो फायर तो जगती है उनके अंदर, लेकिन क्या करें फायर उस फायर, किसी काम का वो बुझानी वो पड़ रही फायर भी है क्या है, अभी। वो गिल्टी आती है उससे, क्योंकि गिल्ट आता है, यार हाँ। हाँ, मतलब सोचो फैमिली की, मिडिल क्लास फैमिली की हालत क्या है, उनके पिछले की अगर जनरेशन की बात करो, पिताजी ने जैसे-तैसे करके कुछ छोटा-मोटा मकान बना लिया, उनके दादाजी पता नहीं कैसे मेहनत करते, तो मतलब ये कहानी है हर मिडिल क्लास फैमिली की। अब उसमें कोई बच्चा है, वो आचार्य प्रशांत को सुनने लगा, वो बेरोज़गार है, अब वो कह रहा है मैं ऊँचा पर्पज़ ढूँढूँगा कुछ। ये ये बेवकूफ़ी का अंत नहीं हो सकता भाई। ये उसका उसका पापा डिप्रेशन में आ जाएगा। और ऊँचा भाई पर्पस है, इसको क्या हम डिफाइन कर सकते हैं इन सम सेंस? व्हाट इज़ दिस ऊँचा पर्पस? मेरे हिसाब से तो ऊँचा पर्पस ऐसा कुछ एक डिफाइन करने वाली चीज़ नहीं है। मेरे लिए वही जो मैंने बोला, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। और ऊँचा पर्पस यही कि आप जिस भी स्टेज पे हो अभी लाइफ़ के, और पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ़ की। ये चीज़ें मैं पानी आ रहा है क्या आपके मोहल्ले में साफ-सुथरा, या आप गंदा ही पानी पी रहे हो? क्या आप जहाँ पे वो आटा-चावल खरीद रहे हो वो क्वालिटी वाला मिलता है या उसमें कुछ मिलावट आ रहा है? या ऑयल यूज़ कर रहे हो पाम? ये सब बेसिक प्रॉब्लम है। अगर ये सब है, तो मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि मैं यहाँ से निकल के एक अच्छी जगह जाऊँ जहाँ अच्छा पानी मिलता हो, साफ-सुथरा खाना मिलता हो और मैं अच्छी नींद ले पाऊँ, वहाँ पे ऐसे शोर-शराबा ना हो। तो अगर इस लेवल पे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ ना, तो मेरे नज़रिए में मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। और सा हाँ, तो यही है बड़ा काम, और क्या मतलब ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आता कोई बड़ा काम, और क्या ही बड़ा काम आई चलो थिंक फिलहाल
अ, इंडिया में अगर कोई बड़ा काम कहा जा सकता है ना, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनलीनेस, एजुकेशन और वो एम्प्लॉयमेंट तो खैर उसके बाद अपने आप ही आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों के लिए आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से इंडिया में ये ऊँचा काम है, अभी के मोमेंट में। अध्यात्म की कोई बकवास कर रहा है, वो कोई ऊँचा काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ़ जो है वर्ड सैलेड आपके सामने परोस रहा है और बढ़िया अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। ऐश ले रहा है वो, हुँ। आपको बेवकूफ़ बनाकर। कुछ नहीं कर रहा वो आपके लिए। जो इन मुद्दों पर बात कर रहा है, जो इन मुद्दों के लिए आपको अवेयर कर रहा है, कि यार ये जो हमारे देश की हालत देखो क्या है, हमारी नदियों की हालत क्या है, हमारी सड़कों की हालत क्या है, हमारी एजुकेशन की हालत क्या है। ये चीज़ें हैं, इन पर काम करना है। इनके लिए अगर कोई काम कर रहा है ना, वो ब वास्तव में ऊँचा काम कर रहा है और वो भले कोई कहे कि वो कोई आध्यात्मिक ना हो, वो कोई हायर पर्पज़ ना हो उसकी लाइफ़ में, अगर लेकिन वो उसके लिए काम कर रहा है ना, तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। तो भाई इस पर काम करो। ये हैं मुद्दे हमारे अभी और इन मुद्दों को उभार कर लाओ और गवर्नमेंट को मजबूर करो कि इन मुद्दों पर काम करे वो। अगर इन राइट। ये चीज़ें ठीक होंगी ना, तो सच बता रहा हूँ कि आने वाली 2-3 जनरेशन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आध्यात्मिक चर्चा कर रहे होंगे। वरना तो आप हुँ, अध्यात्म की बातें करते रह जाओगे। ये चीज़ें आप अगर फिक्स नहीं करोगे ना, तो बस बातें ही होंगी। आप अपने मन में विश्वगुरु बन जाओगे, अपने ग्रंथों को दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते रहोगे, दुनिया आप पर थूकती रहेगी। और सिर्फ़ इसी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में ही लोग जी रहे हैं। अपना ये देख लेते हैं कि हाँ, गीता में इतना ज्ञान लिखा है। उनको क्यों हाई मिलता है पता है आचार्य प्रशांत को सुन के? उनको बस यही आता है एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की, अरे गीता में इतनी बढ़िया बातें लिखी थी, वेदांत में इतनी अच्छी बातें लिखी थी। यही सुन-सुन के वो खुश होते रहते हैं, एक प्राइड लेते रहते हैं। अभी आपको ये प्राइड नहीं चाहिए। अपना ऑफ लाइफ देखो, उसको फिक्स करने की कोशिश करो। वो है आपके लिए ऊँचा काम। सही बात। आप किसी में रह रहे हो ना जहाँ पानी नहीं आ रहा है, अच्छी से कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। ट्राई करो कि उससे निकलना कैसे है? अच्छी जॉब कैसे लेनी है, पैसा कैसे कमाना है? वो है अभी आपका हायर पर्पस इन लाइफ। ये सारी गीता की बातें पढ़ के ना कि प्राइड ले रहे हैं, अरे क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, अपने तो वेदों में इतना लिखा था। मैं ये हाइपर क्वेस्ट के वीडियोज़ देखता हूँ कभी-कभी, इतने मिलियंस में इसके व्यूज़ आते हैं ना, और सारे कमेंट्स में मुझे एक ही थीम नोटिस होती है, लोग बस प्राइड ले रहे हैं कि हुँ। अरे अपने टेक्स्ट में इतनी अच्छी-अच्छी बातें लिखी थी। क्या मिलता है लोगों को इन ये सब देख के? बीमारी है ना क्यों ये प्राइड वाली बीमारी अपनी है लाइफ कि पे फोकस करो। हाँ, इस पे भाई तुम्हारा एक वीडियो भी था हमेशा प्राइड मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है। पे बताना। हाँ, इस पे थोड़ा बात करो भाई। इस पे ना देखो पता है क्या है हम इंडिया जैसे देश को ना ये गीता, वेदांत, बाइबल ये सब की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में ना गुमराह किया हुआ है यहाँ के लीडर्स ने, स्पिरिचुअल लीडर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, सबने। अब देखो अभी इलेक्शन चल रहे हैं जैसे बिहार में स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब देखोगे ना न्यूज़ पे तो गरीब आदमी लुंगी लपेट के मतलब बनियान भी उसकी फटी हुई है, पान की दुकान पे खड़ा है ना? और ज्ञान दे रहा है कि ये बनेगा सीएम, ये बनेगा ये वाला मंत्री, ये अरे भाई तू बनियान नहीं है यार तेरे पास पहनने के लिए, तू पॉलिटिक्स पे अपने व्यूज़ दे रहा है ना? मतलब मेरे को वो देख के ना बड़ा गुस्सा आता है यार। मुझे लगता है यार ये इन पे मैं दया करूँ या क्या करूँ? मतलब इनके वो लिटरली उनके बच्चे घूम रहे होते हैं नंगे। बिहार में इतनी बुरी हालत है ना, मैं तो उस साइड से ही हूँ, गोरखपुर से हूँ मैं। तो मैं बिहार भी मेरा आना-जाना होता है। आप लोग पता नहीं गए हो कि नहीं? जितना आप लोग बिहार को दयनीय समझ रहे हो ना, उससे हज़ार गुना ज़्यादा दयनीय हालत है बिहार की। जब आप एक्चुअल में बिहार के किसी गाँव में एक बार गुज़र जाओगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको अंग्रेज़ों का टाइम याद आ जाएगा, अभी 2025 में भी। बिना कपड़ों के बच्चे घूमते रहते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है बच्चे को एक हाफ पैंट पहना दो वही ठीक है। उसको बॉडी ढकने की क्या ज़रूरत है? वो घूम रहे हैं बिना चप्पल के घूम रहे हैं, आज भी हो रहा है ना? और उस राज्य के लोग जब पॉलिटिक्स आती है, तो पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। है ना? दिल्ली हुँ, के लोग भी इतना इन्वॉल्व नहीं होते जितना वहाँ के लोग होते हैं। और पूरा उनसे आप कुछ पूछो वो अपना पूरा विश्लेषण देंगे कि भाई इस वाली पार्टी ने ये करा था, इस वाली पार्टी में इस वाले सन में ये करा था। उससे ये पूछ दो ना कि तूने 10 दिन में कितने पैसे कमाए हैं और अपने बच्चों को कितना खाना खिलाया है। उसको नहीं होगा कुछ अता-पता उसका। पॉलिटिक्स पे पूरा विश्लेषण दे देंगे। तो ये मिसगाइडेड है। इसका रीज़न यही है कि ये गीता का प्राउड फ़ील करना अपने ऊपर समझना कि यार हम तो महान हैं, हम विश्व गुरु हैं। और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, जो ज़मीन पे बिल्कुल प्रॉब्लम है वो दिख ही नहीं रही उनको। अब इसका रीज़न ये लीडर्स भी हैं। फिर वही वाली बात आ जाती है तो फिर आचार्य प्रशांत फिर जो ये मैसेज दे रहे हैं वो शायद इंडिया के लोगों के लिए है ही नहीं है मैसेज। है ना? अब बहुत ये सारे लोग जो उनके सपोर्ट में बोलते भी हैं ना, वो दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर में रहने वाले लोग हैं। मैं तो बोला एक बंदे से मैंने बोला भी था, एक से किसी से मेरी बात हुई थी बहुत पहले कॉल पे, तो वो आचार्य प्रसाद का भक्त था कोई, तो वो बोल रहा था कि यार ये है, वो है, हम ग्रो कर तो रहे हैं। मैंने बोला भाई तुम कहाँ घूमे हो अभी इंडिया में? दिल्ली, गुड़गाँव और बैंगलोर को इंडिया नहीं कहते। दिल्ली, गुड़गाँव और बैंगलोर इतना सा है इंडिया के मैप पे। इंडिया बहुत बड़ा है, एक बार जाके छत्तीसगढ़ जाओ, एक बार झारखंड जाओ, एक बार घूम के आओ। हुँ,
पता चल जाएगा सब आटे दाल का भाव कि क्या है औकात देश की और क्या पॉलिटिक्स की। जैसे हाँ? दिल्ली बेंगलोर को ना कभी कंपेयर करना कुआलालंपुर, बैंकॉक, हनोई, होचिमिन से, इवन दे आर फार अहेड। तो ये जो कुछ होते हैं ना कि बैंगलोर दिल्ली में इतनी डेवलपमेंट है, इट्स नॉट इवन क्लोज। साउथ ईस्ट एशिया के कैपिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो फार अहेड इंफ्रा उनकी डेवलपमेंट में। हाँ इंफ्रा देख लो, उनकी क्लीनलीनेस देख लो यार, गजब है। मतलब हम्म। अपने को देख के वाकई में लगता है यार कि इतने आजादी के बाद हम 75 साल घास ही छीलते रह गए, कुछ करा ही नहीं। अरे कंबोडिया के प्नोम पेन गया था मैं, जो कंबोडिया की कैपिटल है। हम्म, उसके फुटपाथ्स, उसकी स्ट्रीट्स, रोड्स, कोई मैंने पॉटहोल्स विटनेस नहीं किया। सारे फुटपाथ्स वेल मेंटेन्ड है, क्लेanलीनेस बहुत हाई है, इवन सिविक सेंस लोगों में ज्यादा थी इंडियन से। तो कहाँ के विश्व गुरु हो भाई, प्राइड लेना बंद करो। और ये प्राइड एक और चीज में पता है कि जो हमारा सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर है, हम जैसे इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, हम पॉलिटिशियंस में ना एक किसी भी पॉलिटिशियन को ना एज अ प्राइड देखते हैं कि हाँ ये अगर जीतेगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये क्रिकेट में भी आता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनकी अचीवमेंट्स में खुद खुश होते हैं। कोई उनका फेमस मूवी एक्टर है, उसकी मूवी हिट हो गई तो वो प्राइड लेना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी लाइफ से कोई प्राइड नहीं है, दूसरों की लाइफ में अपनी प्राइड अटैच कर रखी है। ये प्रॉब्लम है अपने इंडिया, तभी एक पॉलिटिशियंस। एक 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 चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सागर, ये जैसे बोला ना अभी आपने, जैसे मैच चल रहा है बैंगलोर में, आईपीएल का मैच चला तो वहाँ लोग गए थे, वो भगदड़ भगदड़ मच गई थी, कुछ की मृत्यु भी हो गई थी, हम्म। है ना? तो और उसमें खुशी भी मिलती है लोगों को, जैसे आईपीएल में मेरी टीम है मान लो दिल्ली, मैं सपोर्ट करता हूँ, दिल्ली जीत के तो मैं खुश होऊंगा, वहाँ बैठ के बियर पी रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में हम एक बात कर रहे थे ना कि छोटी छोटी चीजों में तो खुशियां होती हैं। तो यही वो पॉइंट है कि ये खुशियां नहीं है, ये ना हम बेहोशी में खुशियों को समझ रहे हैं। यहाँ पे आपका क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। अब अगेन मैं आचार्य प्रसाद वाली बात नहीं कर रहा, क्रिटिकल थिंकिंग आचार्य प्रसाद का ठेका नहीं है, मतलब उनको छोड़ देते हैं। क्रिटिकल उन्होंने याद क्रिटिकल नहीं किया ये एक टर्म। क्रिटिकल थिंकिंग जिस बंदे की होगी वो इंजॉय भी करेगा, वो माइंडफुल रहेगा, लेकिन वो देखेगा अरे बहुत भीड़ है मैं नहीं जा रहा यार, टीवी पे देख लूंगा ना। और कोई दूसरे फ्रेंड अरे टीवी पे भी ऐसा नहीं कि नहीं जाना ही है भाई, वहां नहीं गया तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, होता अरे है ना विराट वो। कोहली, हाँ, बैंगलोर को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जर्सी वर्सी डाल के पहुंच जाएंगे। मैं तो कभी हाँ, इमेजिन ना ऐसे पब्लिक गैदरिंग में पार्ट होना, स्पेशली इंडिया में जहाँ मुझे पता है खतरा होता है हाँ। स्टैम्पीड। मैं तो जाता ही नहीं हूँ, मैं तो तो डर मतलब लगता है। उनको क्या मजा आता है, क्या फन मिलता है जब इंडिया और एक वर्ल्ड और कप चीज, जीती और इंडिया। और या ना एक और चीज, जैसे आपने नोटिस किया होगा, ये सॉरी एक और चीज बता रहा हूँ मैं, भूल जाऊंगा नहीं तो। जैसे इंडिया में जो भी ऐसे जैसे मैच हो गया या कुछ भी जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, जहाँ ज्यादा लोग आते हैं, वहां पे आप नोटिस करना उनको घेर के रखते हैं बेड़े में। जैसे जानवरों के लिए नहीं बेड़े लगा दिए जाते हैं, हाँ जाली हाँ, लगा दी जाती है, ऐसा किसी और देश में नहीं होता। नहीं किसी और होता। देश में आप जाओगे ना मैच देखने, वो ओपन रहता है, मतलब आप चल के सीधे ग्राउंड में जा सकते हो, या कुछ भी एक्स वाई जेड कहीं यहाँ पे क्लब हो कुछ भी हो, एक घेरा बनाते हैं, और घेरा जानवरों के लिए होता है। तो इससे सीधे सीधे पता चल रहा है कि भाई तुम जानवर हो गया, तुम घेरे में बैठ रहे हो, और वहां पे एक पुलिस वाला डंडा लेके भी खड़ा रहता है। हाँ, मतलब हम खुद कंट्रोल ही नहीं है, हम कूद जाएंगे, हमारे ऊपर एक डंडा लेके चाहिए हमें। ये कितनी मजाक वाली बात है, और ये चीज अंग्रेजों को दिखती है, इसलिए वो हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। नहीं नहीं, वो जलते हैं हमसे। पूरा वेस्ट इंडिया क्योंकि की हम ग्रोथ से विश्वगुरु हैं। हम विश्व गुरु हैं भाई। मैं आज ही एक श्याम शर्मा का ट्वीट देख रहा था, पूरे वेस्ट की हमसे जल रही है जब हमने दिवाली सेलिब्रेट किया, ऐसा कुछ ट्वीट था। मैं निकालता हूँ एक अरे यार अरे विश्व को पता भी नहीं होगा कि कल परसों दिवाली थी। तो ये प्राइड वाली चीज पता है हमें फिक्स करने की जरूरत है, और यही है अपने धर्म से हमें जो प्राइड है ना, भगवत गीता से जो प्राइड है। बस ग्रंथों को पढ़ पढ़ के हम हाई लेते रहते हैं और अपनी लाइफ को फिक्स करने पर ध्यान ही नहीं जाता। और भाई ये जो प्राइड में घूम रहे हैं ना भगवत गीता में, मैं लिख के दे सकता हूँ 90% लोगों ने नहीं पढ़ी होगी गीता, जो ये नहीं प्राइड पढ़ी, में नहीं घूम रहे पढ़ी। हैं, कोई नहीं पढ़ता। आचार्य प्रशांत पर मैंने जो वीडियो बनाई उसमें जो अब मैंने श्लोक बताया कि भाई देखो इस श्लोक का ये इंटरप्रिटेशन है, आचार्य प्रशांत ऐसा बता रहे हैं, इतने कमेंट हैं, इतने कमेंट हैं, लेकिन एक बंदा भी ऐसा नहीं जो कि उन श्लोकों का कहीं कुछ सही इंटरप्रिटेशन वाई रेफरेंस बता दे कि भाई देखो आचार्य प्रशांत जो बोल रहे हैं ना वो यहाँ इस रेफरेंस से बोल रहा है ही नहीं। क्योंकि वो आचार्य प्रशांत का अपना इंटरप्रिटेशन है, वो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये पढ़ते ही नहीं है खुद। और मेरी कई उनसे बात हुई, मैंने कहा आपने गीता पढ़ी? कह रहे नहीं पढ़ी तो नहीं है, आचार्य प्रशांत से ही सुनी है। यार मैंने कहा पढ़ लो, हिंदी में ट्रांसलेशन अवेलेबल है,
इंग्लिश में है, पढ़ लो यार, पढ़ने में और कोई ऐसी नहीं बहुत बड़ी पोथी है कि भाई 500-600 पेज होगी, कैसे पढ़ पाऊंगा। बहुत सिंपल है, आप पढ़ना शुरू करोगे 2-3 दिन में खत्म कर लोगे, अगर बहुत तेजी से पढ़ते हो। बहुत ज्यादा तो 15 दिन में, बहुत ज्यादा महीने में खत्म कर लोगे। अरे इतनी मेहनत तो कर हम्म, लो, वो करनी नहीं पता है। है, मैंने जब पहली बार गीता पढ़ना शुरू किया था ना, एक इंसिडेंट बताता हूँ अपना। तो गीता पढ़ना शुरू करने से पहले, जैसे इंडिया में होता है ना, मेरे दिमाग में एकदम हाई, तो गीता तो कुछ मतलब तबाही है, तो दिमाग ही फट जाने वाला है, पड़ गया ना, वो बना दिया जाता है इस्कॉन के थ्रू। मतलब मैं इस्कॉन भी जाता था पहले 2020-21 में। तो एक तो मैंने भी पढ़ा नहीं था, बट मेरे अंदर ये था कि अरे ये तो बहुत महान चीज है, मैं भी मानता था। फिर आचार्य प्रशांत से सुना, ये सब सुना, और ये सब सुनने के बाद मैं वो बुक लेके बैठा एक दिन, ठीक है। और मैं लेके बैठा और मैं पढ़ा भी, मैंने वो श्रीला प्रभुपद ने जो लिखी है ना, इस्कॉन वाले जो है, वो वाली गीता मैंने अच्छा। पढ़ी थी सबसे पहले। तो जब मैंने पढ़ा ना, मैंने उसका ना व्याख्या नहीं पढ़ी, मैंने सीधा सीधा श्लोक, और श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ना, सिर्फ वही पढ़ रहा था मैं। और मुझे हम्म, फिर जब मैंने पहला चैप्टर शुरू कर पढ़ा कि वो वहां पे रथ लेके चलो और वो बता रहे हैं, सब सेट हो रहा है वॉर का वो। फिर जब फिर मुझे लगा यार कुछ आ क्यों नहीं रहा, मतलब ये तो सिंपल लग रहा है मुझे। फिर मुझे लगा नहीं, मैं शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने बंद कर दिया था, मैं कहा नहीं, मैं बाद में यही थोड़ा। पॉइंट है फिर ना। मैं दोबारा पढ़ी, मैंने कहा यार ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, फिर यार मेरे दिमाग में कुछ कमी है, मैं कुछ मिस कर दे रहा हूँ। फिर मुझे ना बहुत बाद में समझ में आया, नहीं भाई, इट इज जस्ट अ बुक लाइक एनी अदर बुक। हाँ, कुछ अच्छी लोगों को ना चीजें हैं, पर ऐसा मतलब मैं लोगों कुछ को निकालना चाह रहा था उसमें से, कुछ निकल ही नहीं रहा हाँ, था पहले चैप्टर में। लोग पता है तभी खुद नहीं पढ़ते। उनको लगता है जो आचार्य जी बता रहे हैं ना, इनकी हाँ। इंटरप्रिटेशन ही है सुप्रीम। जो हम पढ़ के भी अंडरस्टैंड करेंगे ना, वो नहीं समझ पाएंगे। तो हमें आचार्य प्रशांत को सुनना जरूरी है। वो बता रहे हैं कि हम्म। रियलिटी क्या लिखा है। उनके हर वीडियो में ना ये चीज भी झलकती है कि तुमने अब तक गीता गलत पढ़ी है। मैं बताता हूँ कि गीता सही क्या है, क्या क्या लिखा है, जो तुमने शायद मिस इंटरप्रेट किया। वो खुद लेकर मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये प्राइड एज इट इज बेचने, तो वो भी नहीं पढ़ाते, हाँ। सही बात है। हमने तो खुद डिबंक किया है कि कैसे उन्होंने कुछ गलत मिस इंटरप्रिटेशन की है। तो ऑडियंस आप जाके चेक कर सकते हो अपना पुराना वीडियो एक। हम्म, और मैं ना ये शेयर करता हूँ ट्वीट, दिख रहा है ना। हम्म। As India grows and develops, our aesthetics will be the envy of the world. जय श्री राम। आई थिंक अयोध्या का लगाया हुआ है ना। हाँ, अयोध्या जो कल दिवाली की सेलिब्रेशन थी ना, इसमें ना एक परसों। वीडियो और लगा देते हैं ना, जिसमें कि अगले दिन जो वो गरीब बच्चे हैं वो दियों में से तेल कलेक्ट करते घूम रहे हैं। वो वीडियो दिखाते हैं ना, पता चलता कि दुनिया जल रही है या क्या कर रही है दुनिया। और ना ड्रोन से ना धारावी की भी फोटो लोगे ना सागर, ड्रोन से वो भी सुंदर दिखेगा। ड्रोन अरे से कहीं की दिवाली का फोटो आफ्टर ले लो, सुंदर दिखता है। दिवाली का ही आफ्टर मैथ दिखा दो, जो हमने हालत करी देश की ना, ये पटाखे वटाखे जला के। हम्म। हर जगह की कूड़ा पड़ा है, लोगों को नहीं फर्क पड़ता क्लेanलीनेस का, ना गवर्नमेंट को पड़ी है कुछ सफाई करने की। और यहाँ पे आकर ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर आते हैं जो बोलते हैं कि वर्ल्ड हमसे जेलस हो रहा है, दे आर एनवी ऑफ अस। ये कहाँ का डिल्यूजन है? कौन सी फेक प्राइड कर रहे हैं? पता नहीं भाई। दिवाली पर मेरी मेरी सोसाइटी के अंदर इतना, सुबह जब मैं निकला, एक तो हवाई वैसी हो ही गई थी पॉल्यूटेड, और ऊपर से पूरा सड़कों पे जो जितने भी अंदर के जितने भी रोड्स हैं, सब पर पटाखे, कचरा वचरा पूरा फैला पड़ा है, पूरा कचरा। अब अब चूंकि सोसाइटी के पास तो भाई अपने हैं सफाई कर्मचारी, वो अपना उन्होंने क्लीन करके, लेकिन वो कहाँ कहीं गायब थोड़ी हो जाएगा कचरा, वो जाके उन्होंने कहीं डंप कर दिया होगा, और ऐसे ही पूरे शहर का कचरा उठ के कहीं डंप हो गया होगा। तो यार कैसे लोग हैं, मतलब इतनी भी बेसिक चीज हमें समझ नहीं आती कि यार इतना जो कचरा मचाया हमने, और उसको हम उस पर भी प्राइड कर रहे हैं। ऐसा प्राइड है ये। और मतलब न्यूज में भी दिख रहा है कि AQI बढ़ रहा है, मतलब साफ साफ दिख रहा है, मतलब सामने, फिर भी कर रहे हैं, पता नहीं किस बेहोशी में, समझ नहीं आता है। और रोज मैंने ना दिखा रहे हैं कि 500 हो गया, 600 हो गया AQI न्यूज और में। मैं राइट विंगर्स के ही ना ऐसे ट्वीट्स पढ़े दिवाली के नेक्स्ट डे कि कल का पोल्यूशन आज 320 है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। पता ही मैनिपुलेशन चल रही है। मैं आज एक ही एनडीटीवी की न्यूज सुन रहा था यूट्यूब पे। इन्होंने जो AQI मीटर्स है ना, जब से बीजेपी आई है, उनकी प्लेसमेंट चेंज कर दी है। वो पार्क्स के हम्म। बीच में पेड़ लगा दिए हैं। अभी जो AQI रीडिंग 700-800 आती थी ना, वो 300 आती है। और लोग ना सुबह उठ के यही नोटिस कर रहे हैं कि इतना गहरा फॉग है, हमें कुछ दिख भी नहीं रहा। AQI सिर्फ 300 कैसे आ रहा है? और मैंने वही मैं मैंने ना एक बंदे की वीडियो देखी थी, उसने बोला था कि भाई दिल्ली में एक्चुअल AQI ना 1000 से ऊपर जाता है। और उसने ना कुछ कुछ उसका तथ्य दिया था अपना, और जो मुझे सॉलिड लग भी रहा था। और फिर हम्म। मुझे लगा यार, तो मतलब ये हम कम, हमें डर ना लगे इसलिए ये 500 600 अपने आप में ही इमरजेंसी है।
है ना? और वो लड़का कह रहा था 1000 से ऊपर जाता है। तो मुझे लगा यार ये मतलब गड़बड़ है यार, ये कुछ तो गड़बड़ है नहीं, मतलब। बिल्कुल सही है वो, मैं बता रहा हूँ, जो एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, अगर जैसे घर के शटर-वटर बंद रहते हैं, तो अपना वो ग्रीन रहता है। शटर हुँ, खुलते ही ऐसे ऊपर भागता है, 500 तो एकदम खटाक टच करता है वो, लाल हो शटर जाता खुलते होगा। ही। हम तो तभी देहरादून आ गए भाई कि इतना तो पोल्यूशन नहीं। सही है। यहाँ 150 तक तो रहता है, 100-150 होता है, वो भी हार्मफुल है, बट क्या करें, इतना तो हम टॉलरेट करना ही पड़ेगा। इंडिया में रहना है तो और, इतना तो करना पड़ेगा। और हम मतलब मैं 150 ऋषिकेश से जब मैं दिल्ली में उतरा ना, तो बस से उतरते ही ना ऐसा लग रहा था कि मेरी आँखों के में कुछ परत जम गई हो, मतलब क्लैरिटी कम हो गई। मैंने कहा यार वो दिख रहा है साफ-साफ कि कुछ आ गया हूँ गलत जगह पे। और गवर्नमेंट नहीं लेती स्टेप्स यार। जैसे हम 100-150 पे खुश होते हैं ना कि आज तो सिर्फ 200 AQI है, आज तो बाहर निकलेंगे, एंजॉय करेंगे, वो भी हार्मफुल है बहुत ज्यादा। मैं एक एग्जांपल दूं, बैंकॉक का AQI गया था 105, और उन्होंने पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, BTS बसेस, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। दे टेक नेसेसरी स्टेप्स। सिर्फ 100 से अगर 5 भी ऊपर जा रहा है ना, तो उनको पता है कि हाँ स्टेप्स लेने हैं। लोग अपने मास्क लगाने स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक पोल्यूशन PM2.5 50 से नीचे नहीं आता ना, लोग अपने मास्क पहनते ही पहनते हैं, बाहर निकलते। और यहाँ 150-200 को हम समझ रहे हैं, अरे गहरी सांस लो, बहुत ही क्लेanलीनेस है। तो ये एक अमेरिका में तो शायद 80 पे इमरजेंसी लग जाती है, वो स्कूल बंद हो जाते हैं वहाँ ये अमेरिका में तो। डेवलप करना है ना, 100 से ऊपर वो आ जाते हैं भाई एक्शन में, तो नीचे लाता है। यहाँ तो 500 भी होता है तो कोई नहीं, चलने दो। और 500 में भी ये जो बेवकूफ ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स है, कह रहे हैं फोड़ो पटाके, अपने फेस्टिवल पे कभी नहीं आनी चाहिए, और खुद ही इसका पार्ट बन रहे हैं ट्रबल का। ध्रुव राठी को बैठे हुँ। गांधी में बैठा है क्लीन एयर में, उसको ट्रोल करने के लिए खुद पटाखे फोड़ के पोल्यूशन ब्रीथ कर रहे हो। ये कैसी मूर्खता है। यही श्याम शर्मा, कुशल मेहरा, ये सब। जैसे बच्चे तो नहीं होते, वो गुस्सा होते हैं तो अपने ही पैर पे हथौड़ा या कुछ मार लेते हैं गुस्से में। हाँ भाई, बचपन वही। है। मैं तो ऑडियंस को बोलूंगा, ये कुशल मेहरा, श्याम शर्मा, इनको सुनना बंद करो। मैंने भी इनको बहुत सुना एक टाइम पे, लेकिन समझ आ गया इनका एजेंडा क्या है। इनको सिर्फ अपना हिंदुत्व बेचना है, अपने आप को ये एथीस्ट बोल, लेकिन ये हिंदुत्व में भी प्राइड लेते हैं, अपनी गीता में भी प्राइड। इनका एजेंडा समझो ये करना क्या चाहते हैं। तो अनफॉलो देम, और कैंडिड एक्सचेंज को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ऐड ऑन है या एंड करें अभी इसको? आई थिंक हो ही गया, और तो क्या। वही है, सब चीज़ कर ही तो लो भाई, अब। और कुछ हमारा काउंटर लास्ट पॉडकास्ट से? नहीं, कोई काउंटर मेरा एक्चुअल कुछ था ही नहीं। मेरे को बस एक चीज़ बोलना था कि आचार्य प्रशांत का वो वाला बात, उसको ऐसे बस, और ऐसा कोई काउंटर नहीं है। चलो फिर ठीक है, इसको यहीं एंड करते हैं। एंड आई होप गाइस आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। इस पे अगर आप चाहते हो हम एक और चर्चा लेके आएं किसी और एस्पेक्ट पे, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड विल ब्रिंग अ सेपरेट पॉडकास्ट अगेन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जॉइन, हाइप, एवरीथिंग जो भी आपको याद हो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके गाइस। ओके, बाय। बाय-बाय।